हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ये आपके किसी भी स्तर के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और अगर जागरूकता की दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो ये आपकी जागरूकता के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बेस्ट 25 एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें आप 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसका जो वैल्यू है ये अबाउट 100 क्वेश्चन के है। इसमें पॉलिटी, भूगोल, प्राचीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास, विज्ञान से रिलेटेड इन सेक्टर से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो हम समझेंगे, देखेंगे और फिर इस सेशन के महत्व को लास्ट में आप फीडबैक के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसकी क्या महत्ता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है क्वेश्चन मार्क। अब आपको इन ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करना है। किस में? इंग्लिश में है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। तो बताइए किस में? ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना, बी है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी है मौलिक कर्तव्य, डी है 9वीं अनुसूची। इंग्लिश सेक्शन में भी आप ध्यान से देख लें ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करते रहिए। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्लस जो चीज़ हम कमेंट में लिखते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन होता है, ठहरता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कैसे? तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना डीपीएसपी में आर्टिकल 51 में मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए, जहाँ पे ज़रूरी होगा डिटेल का वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है एक लोकतांत्रिक गणराज्य, बी है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश ऑप्शन अपना ध्यान से वीडियो रोक के देख लें एक बारी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ज़्यादा सही जवाब है। तो एक बारी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष वाला कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में इंक्लूडेड था। इसको अमेंड करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है, तो इसको सेकुलर वर्ड के साथ रिप्लेस किया गया, जहाँ पे सेकुलर को पंथ निरपेक्ष कर दिया गया बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक लिबरल डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करता है? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने पे ज़्यादा क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? लिबरल डेमोक्रेसी मतलब एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर चूज कीजिए। ए है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, सी है निर्वाचित सरकार, डी है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश सेक्शन देख लें एक बारी ध्यान से। तो इसका राइट आंसर होगा शक्तियों का पृथक्करण। तो एक उदार लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शक्तियों का पृथक्करण। ये अगर हम बात करें डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना था, तो इन बाकियों की अपेक्षा शक्तियों का पृथक्करण जो है बेस्ट ऑप्शन है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विवाह का अधिकार, राइट टू मैरिज, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है संविधान में? तो आपके सामने आर्टिकल्स हैं, उसमें राइट ऑप्शन चूज कीजिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सही जवाब है। विवाह का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मेंशन्ड है। वो किस प्रकार से? जब हम गरिमामय जीवन की बात करते हैं तो अपने जीवन में हम क्या चाहते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से अपने जीवन का जो वैल्यू है हम बढ़ा सकते हैं, इस बात का संरक्षण करता है अनुच्छेद 21। तो विवाह का अधिकार भी और राइट टू प्राइवेसी प्लस आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शंस है उसमें से आपको जवाब देना है कि किस क्षेत्र में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर इंटरेस्टिंग सेशन है, वैल्यूएबल लग रहा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि हाँ कैसा रहा सेशन। तो ए है नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में, बी है संविधान में संशोधन से रिलेटेड, सी है सरकार को हटाने के मामले में, डी है मेकिंग कट मोशंस यानी कटौती गति बनाने के मामले में। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या है? संविधान संशोधन, ठीक है। तो जब संविधान में संशोधन करने की बात आती है तो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति है, ठीक है। बाकी तो नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने में तो राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्ति है, सरकार को हटाने की बात है तो इसमें लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति है, कटौती गति मोशन में भी लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संवैधानिक सरकार की परिभाषा है। तो इसमें से देखिए जो बेस्ट आंसर है वो चूज करना है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, तो बताइए ए है विधायिका द्वारा सरकार, बी है लोकप्रिय सरकार, सी है बहुदलीय सरकार, डी है सीमित सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमित सरकार, ठीक है। तो संवैधानिक सरकार की जो सबसे बेस्ट डिफिनीसन है लिमिटेड गवर्नमेंट की डिफिनीसन है, ठीक है। तो एक गुड गवर्नेंस के डिफिनीसन में आपने एक चीज़ सुना होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो वो गुड गवर्नेंस के डिफिनीसन में वो चीज़ इंक्लूडेड है। और सेम थिंग आप देखेंगे अगर लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की जा रही है, सीमित सरकार की बात की जा रही है, तो संवैधानिक सरकार की परिभाषा भी वही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से यानी कि भूगोल से। तो देखिए क्या है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाई गई थी? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए। ए है कावेरी, बी है मंजीरा, सी है पेन्नार, डी है तुंगभद्रा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी है उसका निर्माण पेन्नार नदी के द्वारा की जाती है। पेन्नार कृष्णा की एक हल्की छोटी सी ट्रिब्यूटरी के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, बाकी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम अफ्रीका की कौन सी झील सूख गई है और मरुस्थल में बदल गई है? तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया हो गया। अब हम आ गए हैं पश्चिम अफ्रीका यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इसमें देखिए विक्टोरिया झील, फगोवेन झील, अगोटा झील, वोल्टा झील। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फगुईविन लेक, ठीक है। तो लेक फगुईविन जो है ये सूख के डिज़र्ट बन गई है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या करना है कि बहुत सारे भूभाग जो डिज़र्ट हो चुके हैं उन्हें फिर से फर्टाइल करना है, ठीक है। तो बाकी अगोटा, वोल्टा और विक्टोरिया ये अभी हैं इनमें पानी।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की काली कपासी मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय के कारण हुआ है? द ब्लैक कॉटन सॉयल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द विदरिंग ऑफ। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है ब्राउन फॉरेस्ट सॉयल, बी है फिजस वल्केनिक रॉक, सी है ग्रेनाइट एंड सिस्ट, डी है सेल एंड लाइमस्टोन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो भारत की काली कपासी मिट्टी का निर्माण हुआ है वो जो वल्केनिक रॉक हैं उनके विदरिंग से हुआ है। ठीक है, और सबको पता होगा कि जो पेनिसुलर इंडिया है वहाँ पे एक लंबे समय पहले, ठीक है, और काफ़ी समय तक यहाँ पे वल्केनिक इरप्शन होता रहा है, क्योंकि एक समय था कि जो इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट के जो मेडागास्कर लोकेशन है वहाँ से अटैच था। और जब ये अपनी यात्रा तय कर रहा था, यानी कि जब ये नॉर्थ ईस्ट डिफ्लेक्ट हो रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो रास्ते में कुछ वल्केनिक इरप्शंस के प्रभाव में आके इस पे भी उसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू, ये जो नाम हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे ये कोरिलेट होते हैं, किन से जुड़ते हैं? तो ऑप्शन ए है ग्लेशियर, बी है मैंग्रोव क्षेत्र, सी है रामसर स्थल, डी है लवड़ी झीलें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सलाइन जो लेक्स हैं ये उनके नाम हैं, डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। Among द फॉलोइंग विच वन इज़ द लिस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे कम जल कुशल फसल है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको कुछ और समझ में आएगा, लेकिन अगर आप वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप का डिफिनीसन नहीं जानते तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत करेंगे। तो बताइए अपने जानकारी के हिसाब से। ऑप्शन ए है गन्ना, बी है सूरजमुखी, सी है बाजरा, डी है लाल चना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों गन्ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप, ठीक है, और इसका मीनिंग हमारे दिमाग में गलत स्ट्राइक करता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप क्या होते हैं? वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप वो होते हैं जिनको कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर से। वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। ठीक है, जो बहुत कम पानी में भी अपने को सस्टेन रखते हैं, अपने को ज़िंदा रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है लिस्ट वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप। ठीक है, तो देखिए अगर लिस्ट जुड़ गया, लिस्ट वाटर इफ़िशिएंट मतलब वह क्रॉप जिसको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप का मतलब क्या हो गया कि वो पौधा जिसको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कम के साथ यहाँ पे लिस्ट वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप की वो वर्डिंग ऐड हो गई है, जिसकी वजह से इसमें राइट आंसर गन्ना हो जाता है। यानी कि लिस्ट ऐड होते ही वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप की अपोजिट मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर इस हिसाब से गन्ना हो जाता है। यानी कि गन्ने को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है सूरजमुखी, बाजरा और लाल चना के कंपेयर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समस्थैतिक समायोजन के संबंध में सही कथन आपको चूज करना है। अगर आप ये टर्मिनोलॉजी पढ़े हों तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन ए है मैनेजमेंट ऑफ सलाइन वाटर, ऑप्शन बी है बैलेंसिंग रॉक एंड सॉइल डेंसिटी थ्रू वल्केनिज्म, सी है मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी, डी है नन। तो चूज कीजिए राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग रॉक एंड सॉइल की जो डेंसिटी होती है, वेरिंग डेंसिटी, तो उसको क्या होता है वल्कनिज्म के थ्रू बैलेंस होता है। अब देखिए ये कैसे होता है, मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सबसे लंबी पर्वत श्रेणी को लीजिए, ठीक है,
ये जो आप हमने ले लिया क्या, साउथ अमेरिका का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इसके बगल में एक नज़का प्लेट करके प्लेट है, ठीक है। और भी बहुत सारी पैसिफिक जो साउथ पैसिफिक प्लेटेज हैं, वो क्या करती हैं, इसके साथ कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। जो साउथ अमेरिकन प्लेट है इसके साथ कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कन्वर्ज करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनको हम एंडीज पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये पर्वत बने हुए हैं तो पर्वत जो बहुत प्राचीन बने हुए हैं, तो ये जो ऊपर तक काफ़ी ऊंचा तक ये ऐसे टिके हुए हैं, यानी कि ये कोई है लोकेशन, ठीक है, तो इसके ऊपर ये पर्वत है, ठीक है। तो ये इस पे इतना बैलेंस्ड कैसे है, तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इसके नीचे जो डेंसिटी है इस पर्वत के वो हाई है, ठीक है, हाई डेंसिटी है सॉइल की, और ये लाइट डेंसिटी का ऊपर वाला मटेरियल है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी वाला पोर्शन, अब देखिए एक ही लोकेशन में इतना हाई डेंसिटी का, यानी कि यहाँ सबमर्जेंस की वजह से इस क्षेत्र का जो डेंसिटी है वो बहुत अधिक हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में अगर एक गोला है और किसी एक लोकेशन की डेंसिटी, यानी हम पृथ्वी की ही बात कर रहे हैं, अगर हाई हो जाए तो क्या होगा, भाई एक लोकेशन का अगर डेंसिटी बहुत अधिक होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा, जो अर्थ का बैलेंसिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करती है पृथ्वी, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। तो ऐसे लोकेशन में ये वोल्केनिक इरप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये वोल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं तो यहाँ से जो हाई डेंसिटी वाले मटेरियल हैं, ठीक है, यहाँ से वेंट पाइप के थ्रू यहाँ पे फैल के, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक फैलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, बैलेंस होती है, सॉइल की जो डेंसिटी है इधर उधर जब इसका क्या होता है, फैलाव होता है, तो एक बैलेंसिंग मैनर में वो बिछती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। होप कि आपने इस टर्मिनोलॉजी को समझा होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या है, आपको ये बताना है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। तो बताइए कौन सा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, यानी कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर इंडस्ट्रीज़, तो इसमें बताइए कौन सा। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर भारत में पानी का अधिकतम उपभोग करता है तो थर्मल पावर प्लांट करता है। आप देखे होंगे जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट बैठाया जाता है तो उसके आसपास ज़रूर कोई नदी होती है, ठीक है, या तो फिर वो उसको कहीं किसी लेक से उसमें पानी लाई जाती है। तो सबसे अधिक इन ऑप्शंस में थर्मल पावर ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फर्रुखियर किस बीमारी से पीड़ित हुए और अंग्रेजों से बेहतर इलाज करवाया और दीवानी अधिकार प्रदान करने के लिए प्रभावित हुआ। तो बताइए नेम ऑफ द डिजीज बाय विच फर्रुखियर वॉज सफर्ड एंड गॉट ए बेटर ट्रीटमेंट बाय ब्रिटिशर्स एंड इम्प्रेस टू प्रोवाइड दीवानी राइट्स। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन है ए कैंसर, बी है स्किन इन्फेक्शन, सी है इक्लेयर, डी है ऑल। तो इक्लेयर का हिंदी मीनिंग फोड़ा होगा, तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इक्लेयर, ठीक है। तो फर्रुखियर फोड़े से पीड़ित था, ठीक है, और जब ये फोड़े से पीड़ित था तो ब्रिटिशर्स हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन ने क्या किया था, इसका ट्रीटमेंट किया था, और ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो गया और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स प्लस कॉइन मिंटिंग का अधिकार दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता भारत में बहुत स्ट्रांग हो गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा देने वाला स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, जौनपुर, मेरठ और पोरबंदर, गुजरात।
तो कौन इसमें राइट आंसर होगा? तो इसमें देखिए जो महाराष्ट्र वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर है। वो कैसे? जो साइमन गो बैक और क्विट इंडिया का नारा जिन्होंने स्लोगन दिया था, ठीक है, वो कौन थे? वो मेहर यूसुफ अली थे, ठीक है। और मेहर यूसुफ अली कहाँ से बिलोंग करते थे? नागपुर महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 पेरेंट्स बेबी कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। 3 माता पिता के बच्चे की अवधारणा जो है, साइंस का क्वेश्चन है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ए है those who suffers with अल्जाइमर डिजीज, those who suffer with डायबिटीज़, सी है those who suffer with हार्ट डिजीज, डी है ऑल। तो हिंदी में है ऑप्शन, उसे ध्यान से पढ़िए। जो अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हैं, जो मधुमेह से पीड़ित हैं और जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, और डी है यानी कि घ है सभी। तो 3 पेरेंट बेबी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो ठीक है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव है इसका राइट आंसर। अब देखिए कैसे, देखिए 3 पेरेंट बेबी कॉन्सेप्ट को आप समझिए। होता क्या है, जो जो रियल मॉम डैड होते हैं, ठीक है, तो हम उनको पेरेंट के रूप में देख लेते हैं, रियल मॉम और डैड, ठीक है। तो इनका जो जाइगोट है, ठीक है, जब ये मतलब अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू जो भी प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो यहाँ से जो इस फीमेल मॉम में जो जाइगोट है, ठीक है, जो ठीक है, तो वो जब अभी फर्टिलाइज पूरी तरह से नहीं हुआ रहता, तो उसको ना बाहर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, बाहर निकाल के क्या करते हैं, उसमें एक थर्ड वुमेन, ठीक है, आप यहाँ पे डब्लू से डिनोट कीजिए, ठीक है। आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कुछ बीमारियां हैं जो इनहेरिटेज होती हैं, ठीक है, हेरिटेशनल होती हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं। तो उन बीमारियों को रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, और ये जो बीमारियां यहाँ पे लिखी गई हैं ये सारी इनहेरिटेड डिजीज़ के लिस्ट में आती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये चीज़ जानकारी है अगर कि जो बीमारी के वाहक होते हैं वो जो वुमेन्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वही कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसी फीमेल में है वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी रोग को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये रियल मॉम जो है, ठीक है, तो इसमें उस जो बेबी आ रहा है नया वाला, तो उसमें क्या है, इनके जो जाइगोट से क्या करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल पोर्शन है आउटर वाला, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और जो ये थर्ड वुमेन है, ठीक है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये न्यूक्लियाई ले जाके इंजेक्ट कर देते हैं, और ये जो एम्ब्रॉय डेवलप होता है, तो ये जो बेबी बनता है इसको हम 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं। और ये जो होता है कि रोगों से मुक्त होता है, क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड मॉम ने अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें रिप्लेस्ड किया है या फिर ट्रांसफ़र किया है या फिर दिया है, तो उसकी वजह से ये बच्चा हेल्दी होता है, क्योंकि इसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि ये जो रियल मॉम थी उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रॉब्लम थी, ठीक। तो बस यही होता है 3 पेरेंट्स बेबी कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट प्लस बोल सकते हैं कि काफ़ी डीप क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए। डेक्स्ट्रल मोशन शब्दावली के साथ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किससे संबंधित है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद टेक्सटल मोशन टर्मिनोलॉजी रिफर टू व्हाट? तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस में, उन्हें ध्यान से देखिए और राइट आंसर चूज कीजिए। सबसे पहले इसमें समझने की बात ये है कि डेक्स्ट्रल मोशन होता क्या है और ये ट्रांसफर बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ओशियानिक प्लेट हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये तो या तो कन्वर्ज होते हैं या तो क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, या फिर क्या होते हैं, ये कोई एक प्लेट है और ये कोई दूसरा प्लेट है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टेबल है और ये केवल इसके साइड से ऐसे प्रेस होके जा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। अब हम समझते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपने जान लिया। तो यहाँ पे क्या है,
जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये दोनों एक जगह पे ऐसे मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्म, मतलब यानी कि एक दूसरे से ट्रांसवर्स लोकेशन, मतलब ऐसे पोजीशन में हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा क्या है कि जुड़ाव टाइप का ऐसे दिख रहा है, और फ्रिक्शनल पोर्शन होता है ना कि ऐसे दो गुट के रगड़ दो पकड़ के, उस टाइप से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी इधर इनिशियल स्टेज से, ठीक है, इधर को डिस्प्लेस्ड होती है, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल मोशन, ठीक है। या तो फिर ये बॉडी स्टेबल है यहाँ पे, और ये इधर डिफ्लेक्ट होती है, मुड़ती है, या फिर इधर मूव करती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिनेस्ट्रियल मोशन, ठीक है। तो जो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ठीक है, तो इसमें जो साउथ ना सॉरी नॉर्थ जो पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, अगर हम बात करें, ये अगर आपका क्या है, अमेरिका है, ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पैसिफिक प्लेट, ठीक है। तो इनके बीच में जो मूवमेंट है ऐसा है, ठीक है, और ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसका मूवमेंट अभी तो स्टेबल ही है, तो इसका मूवमेंट जब इधर अब एक रियल पोजीशन से यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, डेक्स्ट्रल मोशन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, ठीक है। तो होप कि आपने समझ लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस खगोलीय तत्व का नाम क्या है जो वेदों के अनुसार प्रकाश से 4 गुना तेज चलता है? तो बताइए। ऑप्शन है क्वांटम पूल, इंटरस्टेलर पार्टिकल, कॉस्मिक वाइब्रेशन, डी है धनंजय प्राण। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर है धनंजय प्राण, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाचारों में बार बार देखी जाने वाली घटना, घटना क्षितिज, घटना नहीं है एक्चुअली, घटना क्षितिज है, यानी कि इवेंट होराइजन को किससे संदर्भित किया जाता है? तो बताइए। इवेंट होराइजन फ्रीक्वेंटली कैन बी सीन इन द न्यूज इज रेफर टू व्हाट? तो सूर्य की कोरोना की बाहरी सीमा, बी है ब्लैक होल की आंतरिक सीमा, सी है विस्तारित दिया यानी कि ब्रह्मांड का, सॉरी ये दिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में व्यास है, डाया है, यहाँ पे देख लें, एक्सपांडेड डाया ऑफ यूनिवर्स। ऑप्शन डी क्या है, आउटर लिमिट ऑफ ब्लैक होल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लैक होल की बाहरी सीमा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि ये समझ पाना मुश्किल है, तो फिर आप इसे समझिए। ये क्या है, ब्लैक होल है, ठीक है, और ब्लैक होल के बाहर आपको कुछ बबल्स ऐसे, जो अभी रिसेंट में डिस्कवर हुआ था, ठीक है, तो ऐसे बबल्स दिखाई देंगे। एक्चुअल में ब्लैक होल में कोई कुछ देख नहीं सकता, लेकिन ऐसे क्या होगा, आपको प्रकाश की बबल्स दूर से दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके डिफिनीशन में आता क्या है कि वह आउटर लिमिट, ठीक है, वह आउटर लिमिट, अगर इस आउटर लिमिट के अंदर कुछ भी चला गया तो वो रिटर्न नहीं आ सकता, ठीक है। इतनी इंटेंस ग्रेविटी होती है ब्लैक होल की, ठीक है। तो ये जो इसकी आउटर लिमिट है, जो आपको पीले कलर की दिख रही है, तो इसके आउटर लिमिट तक का रेंज, ठीक है, ये जो रेंज है इसी को क्या बोलते हैं हम, इवेंट होराइजन, ठीक। तो ब्लैक होल की जो आउटर लिमिट है वही क्या कहलाती है, इवेंट होराइजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। भारत में उस स्थान का नाम जो प्रथम अग्नि खोजकर्ता मानव प्रजाति के सबसे निकट है। तो आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री डिटेल में पढ़ी होगी तो डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है म्यांमार, सी है पंजाब, डी है अंडमान एंड निकोबार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। कैसे, देखिए जो पहला अग्नि खोजकर्ता मानव था वो जावा सुमात्रा आइलैंड पे ही निवास करता था, जिसको हम जावा मानव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसने ही किया था, और जावा के सबसे करीब अगर भारत का जो हिस्सा है वो अंडमान और निकोबार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो लोग वैदिक जनजातियों से संबंधित नहीं थे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। ए है वागावर्णा,
बी है दासवर्ण, सी है नकावर्ण और डी है पंचवर्ण। ठीक है, तो बताइए। और ई है प्रयास नहीं किया, यानी कि नॉट अटेम्प्टेड। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो दास वर्ण है, ये शब्द जो वैदिक जनजाति थे उनसे संबंधित नहीं था। ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन से शब्द वैदिक जनजातियों से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाघा वर्ण, नाक वर्ण, पंचवर्ण है ना। तो आपको ये बताना है कि वो जो वैदिक जनजातियों से संबंधित शब्द थे वो क्या थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल के वृक्ष की पूजा हिंदू करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। पीपल के वृक्ष का क्या वैज्ञानिक महत्व है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है इट परफॉर्म क्रैसुलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म। बी है यह रात के दौरान कुछ चमत्कार दिखाता है। सी है इसका औषधीय उपयोग है, इट्स मेडिसिनल यूज। डी है ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखिए अगर पीपल के वृक्ष की बात करें तो इसमें क्रैसुलेंस, क्रैसुलेंस नहीं है एक्चुअल में, ये है क्रैसुलेशियन। ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई पौधा रात्रि में भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो रात्रि के समय में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पीपल इसके विपरीत है, जैसा दिन में करता है वैसा रात में भी करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो फोटोसिंथेसिस ही है। ठीक है, और सी ऑप्शन में क्या है, इट्स मेडिसिनल यूज़, तो इसको मतलब दवा के भी दृष्टिकोण से यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप साहित्य बोल लें, साइंस बोल लें और वेदास बोल लें, है ना ये सबका एक मिला जुला रूप है। तो इसमें देखिए एक टर्म है युग सहस्त्र योजन। ठीक है, तो शब्द ये जो है हनुमान चालीसा में मेंशन्ड है। ये जो टर्म है ये हनुमान चालीसा जो तुलसीदास के द्वारा लिखित है, जो काफ़ी पुराना है, 1600 के आसपास का है। ठीक है, तो उसमें ये शब्द वर्णित है, जुग सहस्त्र योजन पर भारी। ठीक है, भानु को लीलत ऐसे कुछ करके एक श्लोक है। ठीक है, जो हनुमान जी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसमें। तो इसमें जुग सहस्त्र योजन क्या है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बताता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है इस मंत्र के हिसाब से, इस टर्म के हिसाब से एग्जैक्टली क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। ए है 1 करोड़, सॉरी 15 करोड़ 44 लाख 97 हज़ार 24 किलोमीटर। बी है 14 करोड़ 95 लाख 97 हज़ार 871 किलोमीटर। सी है 14 करोड़ 98 लाख 97 हज़ार 870 किलोमीटर। उसके बाद से ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कैसे इसको हम तोड़ते हैं, जुग सहस्त्र योजन। ठीक है, तो इसको तोड़ के देखते हैं। देखिए इसमें जुग का क्या मतलब है, जुग का मतलब है 12,000। उसके बाद इसमें सहस्त्र का मतलब है 1,000। उसके बाद योजन का मतलब है 8 मील। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलता है कितना, 9.6 करोड़ मील मिलता है। ठीक है, अब 9.6 करोड़ को आप क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मील किसके इक्वल होता है, 1.6 समथिंग के। ठीक है, तो आप उसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली आपको क्या मिलता है, 15 करोड़ 44 लाख 97 हज़ार 24 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये आधुनिक यानी कि साइंस के द्वारा, यानी कि जो अभी वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये कैलकुलेटेड डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो इन दोनों डिस्टेंस में ना बहुत कम अंतर है। ठीक है, आप देखिए
तो इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पहले ही हनुमान चालीसा में मेंशन है, किनके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा और इस तरह से आप अपने सनातन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहली बार आप सुने इस क्वेश्चन को। मेस्टिजो, मुलैटो एंड जैम्बो टर्म जो है ये फ्रिक्वेंटली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इसमें आपको चूज करना है ये किन के रेस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है। ए है, ये शब्द मानव संकर प्रजातियों को चिन्हित करने के लिए गढ़े गए हैं। बी है, ये मूल मानव प्रजातियां हैं। सी है, ये अफ्रीकी महाद्वीप के आदिवासी समूह हैं। डी है, ये शब्दावली विभिन्न प्रकार के शरणार्थियों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए एक बारी ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये शब्द मानव संकर प्रजातियों को चिन्हित करने के लिए गढ़े गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम वन बाय वन हर किसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो मेस्टिजो होता है, ठीक है, मेस्टिजो में अगर अगर कोई या पुरुष या महिला इंडिया से है प्लस, ठीक है, और जो पुरुष या महिला यूरोप से है, ठीक है, इन दोनों के मेल से जो तीसरी पीढ़ी आती है, ठीक है, या फिर दूसरी पीढ़ी आती है, जो बच्चा बोर्न होता है, ठीक है, तो ये जो चाइल्ड आता है ना, ये कहलाता है मेस्टिजो। ठीक है, तो इंडिया प्लस यूरोपियन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करें, जो इंडिया से रिलेटेड कोई पर्सन है, यानी कि इंडिजीनियस है अपने लोकेलिटी से, ठीक है, वो इस प्रकार से किसी संबंध में है, उसके बाद से जो दूसरी पीढ़ी आती है तो उसको मेस्टिजो बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुलेटो के ऊपर। ठीक है, अगर कोई यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन प्लस अफ्रीकन, यूरोपियन प्लस अफ्रीकन के द्वारा अगर कोई तीसरा यानी दूसरा पीढ़ी आता है चाइल्ड, तो उसको बोलते हैं मुलेटो। ठीक है, अगर यहीं पे जो आप जैम्बो देख रहे हैं, ठीक है, तो जम्बू द्वीप से संबंध है इसका। ठीक है, अगर कोई इंडियन प्लस कोई अफ्रीकन के साथ कोई रिलेशन बनता है, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आती है उसको बोलते हैं हम जैम्बो। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी एक मानव संकर प्रजातियों को चिन्हित करता है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ही प्रचलित टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो के पूजा पक्ष को किस रूप में देखा जा सकता है? तो बताइए, जो वर्शिप एस्पेक्ट है मोहनजोदारो का हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान, तो किसके द्वारा देखा जाता है? बताइए। ए है सिग्नेट ऑफ पशुपतिनाथ, यानी कि पशुपतिनाथ का जो मुहर है उसके रूप में। बी है रंगीन बर्तन के रूप में। सी है नटराजन की मूर्ति के रूप में। डी है कोई नहीं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यानी कि पशुपतिनाथ का जो मुहर है वो सही जवाब है। तो याद रखिएगा। और पशुपतिनाथ को ही बाद में चल के जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति, सनातन, तो उसमें क्या है, इनको शिव का स्वरूप दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए आपकी जिम्मेदारी ये है, पशुपतिनाथ मुहर को देखिएगा और उनके आसपास एक मतलब लुक होगा जिसमें आपको एक साइड में बाघ है ना, एक साइड में क्या देखने को मिलेगा, देखिए बाघ, हिरण, उसके बाद गैंडा और उसके बाद भैंसा। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं पशुपतिनाथ। और नीचे क्या है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट नीचे क्या है, कौन से जानवर हैं, उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का इंटरेस्टिंग सेशन। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें और फीडबैक ज़रूर दें और सेशन कैसा रहा ज़रूर बताएं। चलिए, टेक केयर।